आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है जुलाई का आखिरी सोमवार, महीने की आखिरी तारीख और आईटीआर फाइल करने का आखिरी दिन भी है। मेरा नाम खुशबू कुमार है। अब तक संसद का काफ़ी समय हंगामे की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन इस हफ्ते दिल्ली अध्यादेश और विश्वास प्रस्ताव के साथ और क्या क्या होगा संसद में, आज सबसे पहले इसी की बात करेंगे। फिर बात होगी मानव तस्करी से जुड़ी एक रिपोर्ट की, जो ये बताती है कि दिल्ली में ही बच्चों की तस्करी 68% बढ़ गई है। बाकी राज्यों की हालत तो और बुरी है। और आखिर में होगी बात बांग्लादेश के बैटल ऑफ बेगम्स की, जो 32 साल से चल रही है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए 60 सेकंड्स हेडलाइंस शुभम तिवारी से। शुक्रिया खुशबू। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में धमाका, कम से कम 44 लोगों की मौत, 200 से अधिक घायल। आज सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के वायरल वीडियो में महिलाओं के साथ हुए यौन हिंसा के मामले में होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अगले 10 अगस्त तक एनडीए के सांसदों से करेंगे मुलाकात, लेंगे उनसे कई विषयों पर फीडबैक। लोकसभा में आज दिल्ली ट्रांसफर ऑर्डिनेंस बिल किया जा सकता है पेश। वहीं राज्यसभा में पेश किया जाएगा वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 भी पेश होने की है उम्मीद। 2019 से 2021 के बीच लापता हुई 13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं, सबसे अधिक मध्य प्रदेश से। वायुसेना ने लड़ाकू विमान तेजस को कश्मीर भेजा, घाटी में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे वहां पायलट। यह इलाका चीन पाकिस्तान बॉर्डर के चलते है संवेदनशील। उत्तर प्रदेश के चर्चित सीनियर आईएएस ऑफिसर नवनीत सहगल आज होंगे रिटायर। 3 सरकारों में लगातार निभा चुके हैं अहम भूमिका। और पोलैंड की तरफ बढ़ रहे वैगनर आर्मी के 100 लड़ाके। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा, हालात खतरनाक हो रहे हैं, हमें हाइब्रिड अटैक का डर। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया के 21 सांसद 2 दिन के राज्य दौरे पर थे। रविवार को वो दिल्ली वापस लौटे। सांसदों ने शनिवार को मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा किया और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपा। सुनिए राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दिल्ली में पत्रकारों से इस दौरे के बारे में क्या कहा। हालात खौफनाक, दर्दनाक, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी। मणिपुर की पीड़ा पर सत्ता और विपक्ष दोनों संसद में बहस चाहते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। 20 जुलाई से चल रहे मॉनसून सत्र में मणिपुर को लेकर हंगामे की वजह से कई बार दोनों सदनों को स्थगित किया गया और इस बीच कई बिल भी बिना बहस के पारित हुए हैं। सरकार इस हफ्ते भी कई बिल को कानून की शक्ल देना चाहेगी, जिसमें सबसे अहम है दिल्ली अध्यादेश। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। इसके अलावा और कौन से बिल पेश हो सकते हैं संसद में इस हफ्ते, जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। देखिए, इस सप्ताह जो सबसे महत्वपूर्ण बिल सदन में आने हैं, उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिल ये है, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित जो एनसीटी अमेंडमेंट एक्ट है 2023, वो है जिसको गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लोकसभा में पेश करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश भी करेंगे और इस पर जो है चर्चा के लिए भी रखेंगे। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि लोकसभा के अंदर जो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस कब चर्चा होगी, किस दिन चर्चा होगी और चर्चा के लिए कितना समय जो है वो एलोकेट किया जाएगा, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा की स्पीकर के साथ जब बैठेगी उसमें तय किया जाएगा। लोकसभा में जो महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं इस सप्ताह, उनमें है सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये बिल राज्यसभा से पास होकर लोकसभा में आया है। गृह मंत्रालय से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है, वो है डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। इस को गृह मंत्री अमित शाह जो है लोकसभा में पेश करेंगे और चर्चा के बाद सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को लोकसभा से पास करा के राज्यसभा में भेजा जाए। संख्या बल के अनुसार, जैसा मैंने पहले भी बताया, किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है सरकार को दोनों बिलों में नहीं आने वाली है। राज्यसभा में इसी तरीके से जो है बायोडाइवर्सिटी बिल जो है वो पास होगा। लोकसभा से इस बिल को पास कर दिया गया है, राज्यसभा में भी सरकार
इस बिल को बहुत आसानी से पास करा के ले जाएगी। राज्यसभा में बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट बिल है और उसके साथ ही जो है राज्यसभा में मेडिटेशन बिल भी जो है वो इस सप्ताह लगाया जा रहा है। तो सरकार की ये कोशिश है, अगर विपक्ष हो हल्ला हंगामा कर रहा है तो प्रतिदिन दोनों सदनों से जो है लगभग 1 या 2 बिल पास कराए जाए हंगामे के बीच में, और सरकार उसमें अभी तक सफल भी रही है। हिमांशु, इस सत्र में हमने बिना बहस के कई कानून बनते देखे, कई अहम और सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े कानून। तो ये रवैया क्या सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाते? देखिए, सरकार की मंशा को लेकर सवाल जरूर उठते हैं। सरकार जब हो हल्ले हंगामे में बिलों को पास कराती है तो विपक्ष ये जरूर कोशिश करता है और ये एलिगेशंस लगाता है कि सरकार जो है वो बिना चर्चा के बिलों को पास करा रही है, जो संसद की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में हो रहा है। ये जब भी कोई सरकार बिल लेके आती है और विपक्ष संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देता है, सदन में हंगामा करता है, तो हर सरकार की ये कोशिश होती है कि वो डिम में जो है, यानी हो हल्ले हंगामे के बीच में बिलों को पास करा ले। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए हर सरकार की कि हर बिल को लेकर चर्चा की जाए, क्योंकि हर सांसद जो है वो चर्चा के लिए तैयार होकर आता है, अपने सुझाव लेकर आता है। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल होते हैं जब सरकार लेके तो आ जाती है उन बिलों को कैबिनेट से पास करा के सदन के अंदर, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है सुधारों की। तो इसीलिए कई जब सांसदों के सुझाव नए नए सामने आते हैं तो सरकार जो है ऐसे बिलों को स्टैंडिंग कमेटी को भेज देती है। और एक आखिरी सवाल हिमांशु, मणिपुर से लौटे विपक्षी सांसदों ने एक रिपोर्ट भी तैयार किया है, तो क्या इस हफ्ते इस रिपोर्ट पर भी बात की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल, जो विपक्षी दलों का डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल जो है मणिपुर गया था, जिसमें 21 दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, वो वहां गए, 2 दिन रहे और उसके बाद एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप लोग गए, जो आपने वहां पाया, जो रिपोर्ट है उसके लिए आपको संसद के अंदर चर्चा करनी चाहिए और अपने एक्सपीरियंस को बताना चाहिए, वहां आपने क्या देखा और क्या पाया। लेकिन इन सब के लिए अगर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, संसद के अंदर इस मुद्दे पे चर्चा हो। सरकार जो है वो संसद में मणिपुर को लेकर चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि विपक्ष अड़ा है। प्रधानमंत्री जो है वो आए सदन के अंदर और वक्तव्य दे। सरकार इस चीज के लिए तैयार नहीं है और उसी के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब अविश्वास प्रस्ताव में क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो सबसे अंत में बोलते हैं, अब देखना यह है कि सरकार बीएससी में, यानी कि लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसमें ये कब तय करती है कि कब इस अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी और जो है कितना समय जो है एलोकेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमसे बातचीत करने के लिए। मानव तस्करी की समस्या आज समूचे विश्व की समस्या है और इसके खिलाफ ही जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन का आयोजन होता है। इस मौके पर गेम्स 24x7 और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन मिलकर द चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया नाम की एक रिपोर्ट लेकर आए, जो ये बताती है कि साल 2016 से 2022 के बीच सबसे ज़्यादा बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली में महामारी के बाद से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले 68% तक बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना से बच्चों की सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। सिर्फ अगर हम यूपी की बात करें तो जहां 2016 से 19 के बीच 267 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2021 से 22 के बीच इसकी संख्या बढ़कर 1214 हो गई। कर्नाटक में ट्रैफिकिंग की घटनाएं 18 गुना बढ़ी हैं। ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों को लाए जाने का सबसे बड़ा अड्डा जयपुर है। इस रिपोर्ट में चिंताजनक आंकड़े तो पेश किए ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार और एजेंसियों की तरफ से उठाए गए कदमों को भी सराहा गया है। लेकिन भारत में ट्रैफिकिंग को रोकने वाले कानून कितने मजबूत हैं, इसे जानने के लिए हमने बात की बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकारी निदेशक धनंजय टिंगल से। ट्रैफिकिंग का एक चीज मैं आपको क्लियर करूं पहले कि ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जो एन रूट, जो बच्चों को अपने डेस्टिनेशन और सोर्स के बीच में जो एन रूट होता है उसमें उसको रोक, उस चीज को ट्रैफिकिंग कहा जाता है। भारत में
ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। भारत में आईपीसी के अंडर में सेक्शन 370, 370A है और ITPA है जो कि खाली कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, वो ओवरऑल ट्रैफिकिंग को नहीं लेता है। तो कानून सेक्शन 370 है, उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ एरिया चीजें हैं जो कि कवर होती हैं, लेकिन वो आज के रूप में जिस तरीके से ट्रैफिकिंग हो रही है, जो पहले भी हो रही थी, सारे उसमें क्राइम कवर नहीं होते। जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, आपकी कहते हैं आप ट्रैफिकिंग फॉर ये डोमेस्टिक वर्क हो रहा है, इस तरह बहुत सारे कानून हैं जो क्राइम्स हैं जो उसमें कवर नहीं हो रहे हैं। तो उनको उसमें कवर करने के लिए एक हमको पर्याप्त बड़ा कानून, एक फुल फ्लेजेड कानून जरूरी है जो सब तरीके के क्राइम्स को कवर कर सके। इंडिया में सेक्शन डिफाइंड है 12-13 में आईपीसी में, जब सीआरपीसी में चेंजेस अमेंडमेंट हुए थे उसमें आया था। उसके पहले वो कोई सेक्शन नहीं था उसमें, उसके पहले ट्रैफिकिंग वाज नॉट अ क्राइम। आईटीपीए में कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए था, लेकिन फॉर ट्रैफिकिंग फॉर एनी अदर पर्पस वाज नॉट अ क्राइम। 2013 के बाद इट बिकेम अ क्राइम इन आईपीसी, बट वी नीड अ full-fledged trafficking law to cover all the crimes. जी, और रिपोर्ट में कोविड का भी जिक्र आता है। मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि कोविड की वजह से ट्रैफिकिंग का पैटर्न भी बदला है क्या? देखिए, तौर तरीके जो कोविड से पहले थे उस समय बहुत ज्यादा रेलवेज और बसेस का इस्तेमाल होता था शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। कोविड के बाद एक तो सिचुएशन चेंज हुई, फील्ड गांव में भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, उससे गरीबी ज्यादा बढ़ी, जिससे दिक्कत लोगों को, बच्चे बिकेम द इजी टारगेट। लेकिन स्वरूप उस समय सारी बसों से था। और दूसरा स्वरूप जो चेंज हुआ है वो ये कई बार हुआ है कि बच्चों को अब ट्रैफिकर्स पेरेंट्स के साथ भी ला रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि अब चेकिंग बहुत बढ़ गई है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस और काफी सक्रिय हो गई हैं इसको रोकने के लिए। तो बच्चों को अब वो कई जगह हम लोगों ने पाया है कि वो पेरेंट्स के साथ बच्चे भी हैं। अब वो ट्रैफिक्ड हैं, इसके भी हम लोग देखें, लेकिन बच्चों के साथ पेरेंट्स भी हैं। दूसरी जो कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो ट्रैफिकिंग है, उसमें अब नए तरीके आ गए हैं, मसाज पार्लर्स हो गए हैं, बहुत से बच्चियों को डोमेस्टिक वर्कर के नाम पे लाया जाता है जिनको इसमें ढकेल दिया जाता है, ये भी चेंज हो रहा है। तो दिस आर सर्टेन चेंजेस व्हिच आर कमिंग। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा कहता है कि साल 2021 में ट्रैफिकिंग के अंतर्गत दर्ज केस में केवल 16% कोर्ट में दोषी पाए गए और उससे पहले ये संख्या गिरकर 10% तक पहुंच जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय टिंगल हमसे बातचीत करने के लिए। बांग्लादेश के हालिया इतिहास में 2 लड़ाइयाँ सबसे मशहूर रही हैं। एक 1971 में लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई और दूसरी 1991 से चालू 2 बेगमों की लड़ाई। अंग्रेजी में इसके लिए फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है बैटल ऑफ बेगम्स। ये लड़ाई है देश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की। शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग और खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP से ताल्लुक़ रखती हैं। बीते शनिवार को राजधानी ढाका में सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। जिया की पार्टी का आरोप है कि हसीना ने 2018 में वोटों की धांधली की थी। जिया की पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढाका में कई एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े और लाठी चार्ज भी किया। पुलिस पर भी ईंटों पत्थरों से हमला किया गया। शेख हसीना ने BNP कार्यकर्ताओं की तुलना आतंकवादियों से कर दी। अवामी लीग और BNP के बीच दशकों से चल रही लड़ाई किस बात पर छिड़ी है और मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते उनकी मांगें क्या हैं, ये समझने के लिए हमने बात की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर संजय भारद्वाज से। देखिए, बांग्लादेश की राजनीति को अगर हम समझते हैं तो बेसिकली बांग्लादेश की राजनीति कन्फ्रंटेशनल राजनीति रही है और मुख्यतः 2 राजनीतिक दल है, एक अवामी लीग लेड अलायंस है और दूसरा BNP लेड अलायंस है। उनके बीच में कभी से ये कहिए कि आजादी के बाद से ही इन 2 फोर्सेस के बीच में पोलराइजेशन होता है, कन्फ्रंटेशन होता है और दोनों का एक दूसरे के प्रति इंटॉलरेंस है। जो अवामी लीग है वो बंगाली राष्ट्रवाद की बात करती है, 1971 की विचारधारा को आगे बढ़ाती है और जो BNP है वो इस्लामिक राष्ट्रवाद को ज्यादा आगे बढ़ाती है और 1947 की मुख्य धारा को रिप्रेजेंट करती है। अब सवाल क्या है कि मुजीबुर रहमान के बाद में वहां मिलिट्री रिजीम रहा और मिलिट्री रिजीम ने खासकर जियाउर रहमान ने BNP की स्थापना की और वो एक तरीके से अथॉरिटेरियन रिजीम रहा, लेकिन 1990 में वहां लोकतंत्र की दोबारा स्थापना हुई और BNP
बीएनपी सत्ता में आई। लेकिन जिस तरीके से बीएनपी का रुख रहा, तो अपोजिशन जो पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी लीग, वो उस पर विश्वास नहीं करती थी कि चुनाव में वहां पे रिगिंग होगा और मैनिपुलेशन होगा। तो उन्होंने डिमांड की थी केयरटेकर गवर्नमेंट की। और वो जो कन्फ्रंटेशन है केयरटेकर इशू को लेके, वो आज तक बांग्लादेश की राजनीति में बना हुआ है। 1995-96 में कन्फ्रंटेशन हुआ, वहां पे केयरटेकर स्थापित हुआ। 2000 उसके बाद दूसरा इलेक्शन हुआ और अवामी लीग सत्ता में आई। 2001 में केयरटेकर गवर्नमेंट के नेतृत्व में चुनाव हुआ, फिर बीएनपी सत्ता में आई। 2006 में फिर बीएनपी ने केयरटेकर इशू को लेकर कन्फ्रंटेशन हुआ और आर्मी ने इंटरवीन किया। 2 साल तक केयरटेकर का एक इंस्टीट्यूशन बना रहा। उसके बाद जो 2008 में चुनाव हुआ, केयरटेकर गवर्नमेंट के अंदर ही हुआ, लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात कही कि बांग्लादेश में केयरटेकर गवर्नमेंट आने से सत्ता का अब्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ध्यान में रखते हुए केयरटेकर इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया। 2014 का इलेक्शन अवामी लीग के नेतृत्व में हुआ, 18 का इलेक्शन अवामी लीग के नेतृत्व में हुआ। अब बीएनपी डिमांड कर रही है कि केयरटेकर जो इंस्टीट्यूशन था, जो फ्री और फेयर इलेक्शन कराता था, इम्पार्शियल इलेक्शन कराता था, उसको रीइंस्टेटेड किया जाए, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसको अमेंड करके उसको हटा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फॉलो करते हुए। तो पहला जो डिमांड है वो ये है कि जो सत्ता में अभी अवामी लीग है, शेख हसीना है, वो रिजाइन करे, और दूसरा कि केयरटेकर व्यवस्था के अंदर चुनाव हो। और इस पे दोनों में ही अवामी लीग एक्सेप्ट नहीं कर रही। इस सरकार पे कई तरीके के और भी आरोप लगाती है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की, भाई डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट लेके आए, उसके अलावा अपोजिशन को स्पेस नहीं मिलता, रैली करने का नहीं मिलता, इस तरीके के आरोप उस पे लगते रहे हैं। संजय जी, विपक्ष के अलावा अमेरिका भी शेख हसीना की सरकार पर तानाशाह होने का आरोप लगा चुका है, तो इन आरोपों को कैसे देखा जाना चाहिए? शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश ने बहुत प्रगति की है। एक जो लिस्ट डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ ग्रेजुएट हो रहा है 2026 में। दूसरी बात कि वेस्ट का जहां तक है, वेस्ट अपना डेमोक्रेसी को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से देखता है। वो पाकिस्तान को डेमोक्रेसी मानता है, बांग्लादेश को डेमोक्रेसी नहीं मानता। लेकिन चूंकि बांग्लादेश की जनता ने साइलेंटली अवामी लीग को समर्थन दिया है, अवामी लीग की जो परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, उसको समर्थन दिया है, और वो बहुत ज्यादा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज और इथोज की बात करते हैं उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और चूंकि बांग्लादेश एक राजनीतिक स्थायित्व पर बढ़ा है, तो वहां पे आर्थिक विकास के भी अवसर बढ़े हैं। और बांग्लादेश आज के दिन, चाहे वो कोविड का टाइम हो या कैसे भी हो, अपने आप को एक स्थायित्व की अर्थव्यवस्था के रूप में साबित कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भारद्वाज। 1991 से बांग्लादेश की सत्ता खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच में ही बदलती रही है। जिया अब तक 3 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और हसीना 4 बार। अगले साल जनवरी महीने में बांग्लादेश में चुनाव होने की बात भी कही जा रही है। और अब वक्त हो गया है देश दुनिया में छपी आज की बड़ी खबरों से रूबरू होने का। मेरे साथ शुभम तिवारी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शुभम। खुशबू, मैं राष्ट्रीय खबरों पर आने से पहले एक खबर जो कि पाकिस्तान से है उसका जिक्र करना चाहता हूँ। उसे कई एक अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पाकिस्तान में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है और वहां से 44 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान का प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पे एक राजनीतिक जलसा हो रहा था और ये जलसा था जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी का। इसी बीच इस सम्मेलन में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। 44 लोगों की मौत की खबर है अब तक इस आत्मघाती हमले में, और 200 के करीब लोग घायल हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह कहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान में हुई कई आतंकी घटनाओं के पीछे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ रहा है, लेकिन इस हमले को लेकर उन्होंने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अब अगर राष्ट्रीय खबरों पर लौटे तो ज्यादातर हिंदी अखबारों ने, और विपक्ष का जो प्रतिनिधिमंडल मणिपुर गया था और वहां से जो दिल्ली लौटा, उस प्रतिनिधिमंडल ने जो बातें कही हैं उसको लीड लिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मणिपुर बुरी तरीके से कराह रहा है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मैं जनसत्ता पे हेडलाइन देख रहा हूं कि मणिपुर में अनिश्चितता और भय, सरकार घोर उदासीन। कल इम्फाल में 21 सांसदों ने वहां पर राज्यपाल से मुलाकात किया, उनको एक ज्ञापन भी सौंपा और राहत शिविरों के हाल को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों के तत्काल पुनर्वास की, रिहेबिलिटेशन की मांग की है। हिंसा का असर देश की सुरक्षा पर पड़ने की भी आशंका इस प्रतिनिधिमंडल ने जताई है। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना के एक जवान के लापता होने की खबर है। अधिकारियों ने कल रविवार को यह बताया कि कुलगाम के रहने वाले
जावेद अहमद वानी लद्दाख क्षेत्र में तैनात थे और फिलहाल वे छुट्टी पर गए हुए थे। वानी के पिता ने उनके अपहरण की आशंका जताई है। वहीं शनिवार की देर शाम उनकी कार बरामद हुई है। हिंदुस्तान पर देखकर बता रहा था। और हिंदुस्तान पर एक खबर और, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कल रविवार को श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए और यह चौथी बार है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक ने अपने उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसरो पर भरोसा जताया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। द हिंदू अखबार में शुभम पढ़ रही हूँ, देश में महिला सुरक्षा को लेकर भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हों, मगर 3 साल में 13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं देश से लापता हो गईं। पिछले हफ्ते संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये आंकड़ा पेश किया गया था। और थोड़ी अगर मैं डिटेल में इसकी जानकारी दूं तो इसमें लापता होने वाले जो 10,61,000 लड़कियां और महिलाएं हैं, उनकी उम्र 18 साल से अधिक थी और 2,51,430 की जो उम्र थी वो 18 साल से कम रही है। सबसे ज़्यादा लापता होने के मामले में मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, उसके बाद पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है और इस लिस्ट में राजधानी दिल्ली का भी नाम शामिल है। एक खबर खुशबू, कुश्ती संघ के चुनाव के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने ताल ठोका है। चुनाव के लिए नामांकन जो है वो आज से शुरू हो गया है और रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्स चीफ बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि 25 में से 22 राज्य इकाइयों ने रविवार को जो उन्होंने बैठक बुलाई थी उसमें हिस्सा लिया और 12 अगस्त को जो महासंघ का चुनाव होना है उसके लिए उम्मीदवारों की घोषणा 31 जुलाई को की जाएगी। ध्यान रहे कि बृजभूषण शरण सिंह पर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक समेत देश के कई शीर्ष पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। एक खबर और बहुत छोटी सी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न यानी ITR दाखिल किए जा चुके हैं और ये संख्या पिछले साल 31 जुलाई तक दाखिल किए गए ITR के आंकड़ों को पार कर गई है। ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 जुलाई है। और पुणे में कल 1 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिलने वाला है और जनसत्ता ने यह रिपोर्ट किया है कि शरद पवार, जो कि विपक्षी खेमे के और विपक्षी एकजुटता की एक धुरी बनने की बात हो रहे थे, वो मोदी को इस कार्यक्रम में सम्मानित कर सकते हैं। इससे विपक्षी पार्टियों में एक चिंता की स्थिति बन रही है। द इंडियन एक्सप्रेस पर शुभम मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी हुई खबर पढ़ रही थी। बीजेपी फिलहाल इसे अपने करंट टर्म में नहीं लेकर आएगी, वो 2024 के चुनावों तक का इंतज़ार कर सकती है और लेकिन पॉलिटिकली इसे भुनाने की जो कोशिश है वो जारी रहेगी और वो इसलिए क्योंकि संघ परिवार का मानना है, जो अखबार ने लिखा है, कि सबसे पहले UCC जो है वो अलग अलग राज्यों में लागू होना चाहिए। एक बयान की अखबारों में बड़ी चर्चा है। लालू यादव, जो कि RJD की मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ गया है, बीजेपी और INDIA के बीच लड़ाई है। ऐसा लालू यादव का कहना है कि जब से हम लोग एक साथ आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बहुत घबराहट है। नरेंद्र मोदी विदेश में ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां आराम कर सकें और पिज्जा, चाउमीन और मोमोज खा सकें। लालू यादव के इस बयान को अखबारों ने अपने यहाँ जगह दी है। एक खबर और, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन रविवार को भी जो उनकी स्थिति थी वो नाजुक बनी रही। कोलकाता के एक निजी अस्पताल में बुद्धदेव भट्टाचार्य का इलाज हो रहा है। और आज जुलाई महीने की आखिरी तारीख इतिहास में क्या जगह रखती है वो भी जान लेते हैं। 1995 को आज के दिन भारत ने मोबाइल फ़ोन से पहली बार 2 लोगों ने बातचीत की थी। कोलकाता के रॉयटर बिल्डिंग से ये फ़ोन लगाया गया था और मोबाइल से कॉल लगाने वाले थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु। 1940 में ब्रिटेन जाकर जलियांवाला बाग का बदला लेने वाले उधम सिंह शहीद हुए। 1658 में आज के दिन औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सुल्तान बना था। 1980 में हिंदी फिल्मों के महान गायक मोहम्मद रफ़ी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। तो आज के दिन पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अब आपसे कल होगी मुलाकात। मेरा नाम खुशबू कुमार है। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। नमस्कार।